अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 20 एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेमेस्टर। ओके क्लास लेक्चर नंबर 20 है इन्फ्रेंशियल स्टूडेंट्स के लिए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कि BBA 4th के स्टूडेंट्स हैं। होप सो आप लोगों ने अपने तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा, आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, और ऑल द बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके क्लास, अब जो है हम लोग ने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है फ्रॉम टुडे, जो आपका लास्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसे हमने कवर करना है, वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि आप लोगों का जो सिलेबस है मुझे कवर करना था विद इन 10 लेक्चर्स जैसे भी। सो आई एम ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों का इसी में सिलेबस को कवर करती हूँ। अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाती है आपके लेक्चर्स में तो आप लोग जो है उस डेफिशिएंसी को मतलब क्वेरीज़ को आप अच्छी तरह से लेक्चर्स को, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बार बार सुन के उसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि तमाम लेक्चर के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से कवर किया जाए। सो क्लास, अब चलते हैं आपके न्यू टॉपिक की तरफ। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हम लोगों ने जो पीछे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी उनमें से हम लोगों ने सी डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्मॉल सैम्पल साइजेस के लिए एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि स्टूडेंट टी ने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद अपने एक पेपर में जिनका पेन नेम जो है स्टूडेंट टी बन गया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ी एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि जब रेशो ऑफ वेरिएंसेस के लिए टेस्टिंग हम लोग करते हैं तो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब की गई जिसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। नाउ दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है पहले इसको समझ लें। इसको हम लोग लिखते हैं CHI काई NSQARE स्क्वायर, ठीक है। इसको काई स्क्वायर यानी काइट से ये नाम निकला है, ठीक है। ये वर्ड काई जो है ये काइट से नाम निकला है, ठीक है। तो ये एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? बेसिकली जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी नोटेशन क्या होती है कि आप एक इस तरह से एक कर्विकल लाइन लगाएं और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और स्क्वायर लिख दें, यानी एक्स की जो आपकी एक्स की टर्म होती है जिसमें आप दोनों तरफ क्रॉस एक बनाते हो, इस क्रॉस को आपने ऐसे नहीं बनाना है, एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, दूसरी लाइन एक कर्विकल बनाकर स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्क्वायर लिख देना है, तो ये काई स्क्वायर की नोटेशन बन जाती है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किसके इक्वल होती है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, अगर उन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के n वेरिएट्स के स्क्वायर को ऐड कर दें अगर हम लोग, तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, ठीक है। देख रहे हो आप? मीन्स काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जी जो होता है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहा जाता है जो कि किसके इक्वल होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को, आप लोगों ने कई क्वेश्चन इससे सॉल्व किए और जो है आप लोगों ने इसका आंसर भी फाइंड किया टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और जी के लिए भी। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है बेसिकली अगर हम इन n टाइम्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के स्क्वायर का सम कर दें तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है, स्क्वायर का वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये बेसिकली सर R.A. फिशर जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी याद रखें, सर R.A. फिशर ने ये डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस की थी और उनका कहना था कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक वेरी यूज़फुल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यूज़फुल डिस्ट्रीब्यूशन किस सेंस में है कि अगर हम n टाइम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसकी टेस्टिंग करने जा रहे हों तो हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स का हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे वेरिएंस और वेरिएंसेस से रिलेटेड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग काई स्क्वायर में कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन सी काई स्क्वायर में होती है, मैं अब आप लोगों को ये बताती चलूँ। ओके, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान इसके क्वेश्चंस होते हैं। बस क्लास आप लोगों ने क्या करना होता है,
कि आपने इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस जो हैं एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेने हैं। और ये आप लोगों की बुक का 17th चैप्टर है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने 18 भी पढ़ लिया है, 19 भी पढ़ चुके हो आप लोग चैप्टर। ये 17 चैप्टर है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक का। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं और इसकी टेस्टिंग देखते हैं कौन कौन सी हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेस्टिंग है वो करेंगे वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर हम लोगों ने आपके मतलब टेस्टिंग करनी हो, एक वेरिएंस की टेस्टिंग करनी हो, तो हम लोग जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये देखें, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे जो है जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये आप लोगों के पास इस तरह से हाइपोथेसिस बनता है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। सो इसी तरह से ये 3 किस्म के आपके हाइपोथेसिस बन जाएंगे। यानी जब हम लोगों ने सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग करनी है तो आप लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर n-1 सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है n-1 बेसिकली इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, और इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। एन एस स्क्वायर आप लोग न्यूमरेटर में लिखोगे और इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। सिग्मा नॉट स्क्वायर जो कि आपकी इस हाइपोथेसिस में दिया जाएगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। इससे समझ आती है कि सिग्मा नॉट स्क्वायर की कोई ना कोई स्पेसिफाइड वैल्यू ज़रूर होगी, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वरना आपका काई स्क्वायर वेरिएट जो है वो इनडेफिनेट हो जाएगा। सो आप लोगों ने इस तरह से करना होता है। काई स्क्वायर का क्लास अलग से एक टेबल दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उस टेबल से हम लोगों ने टेबल वैल्यू को देख कर फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, आपस में इनका कंपेरिजन करके क्रिटिकल रीजन में कैलकुलेटेड वैल्यू का और टेबल वैल्यू को कंपैरिजन करके आंसर को निकाल लेना होता है। ये मैं इसलिए आप लोगों को रफली जो है आइडिया देती जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने टेस्टिंग जो है काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अंदाज़ा हो चुका है कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है और उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। बस यहाँ पर जानने वाली चीज़ क्या है कि ये जो क्रिटिकल रीजन होगा, ये देखें, काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 n-1, काई स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा बाय 2 n-1। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पॉजिटिवली ही स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिल्कुल एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। तो जैसे आप लोगों की एफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप लोग क्रिटिकल रीजन और कैलकुलेटेड वैल्यू में कंपैरिजन करोगे फॉर द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, तो आप लोग क्या करोगे, ग्रेटर और लेस देन में पॉजिटिव साइड पे ही लाई करता होगा। अब आप लोगों को मैं बताती चलूँ, ये आप लोगों ने इसका देख लिया कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है, यानी 1 माइनस अल्फा बाय 2 n-1 होता है, अल्फा बाय 2 n-1 होता है फॉर द 2 टेल, और 1 टेल के लिए आपके पास क्या होता है, सिंपल काई स्क्वायर ग्रेटर देन, ये देखिए काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, ये देखें काई स्क्वायर अल्फा n-1, ठीक है, ये 1 टेल के लिए होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोगों की इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल है 164 पेज नंबर है, एग्जांपल नंबर है 17.5, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि ये जो है हमें नज़र नहीं आ रहा होता, बुक हमें नज़र नहीं आती है, तो मेरी कंप्लीट कोशिश होती है क्योंकि वीडियो को प्रेस करके डाली जाती है तो जो आप लोगों की बुक के ब्लैक वर्ड्स होते हैं वो ब्लर हो जाया करते हैं। सो इसीलिए आप लोगों को बुक से ब्लर जो है वो नज़र आती है, लेकिन मैं आप लोगों को पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर इसलिए बता देती हूँ साथ साथ में कि जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं ताकि बुक जब आप लोग ओपन करें आप लोगों को समझ आ जाए कि हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ कि वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखूँ फिर उसका सोल्यूशन लिखूँ, तो वो इट्स टाइम टेकिंग, बल्कि टाइम वेस्टिंग है। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों की एग्जांपल जो करवानी होती है वो बुक से रीड कर देती हूँ वर्ड बाय वर्ड, और जूम भी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये वर्ड्स भी नज़र आए। अच्छा, अब आप लोगों की एग्जांपल क्या है, 17.5 है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है द मैनेजर ऑफ अ बोटलिंग प्लांट इज एनेक्शियस टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन नेट वेट ऑफ फ्रूट बॉटल। क्या कहा है कि मैनेजर जो है, जो कि बॉटलिंग प्लांट से है, वो बेचैन है, वो रिड्यूस करना चाहता है वेरिएबिलिटी के बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन पाई जाती है इन नेट वेट ऑफ फ्रूट बॉटल, यानी जो फ्रूट्स की जो बॉटल है या जूसेस की जो बॉटल्स होंगी उनका जो नेट वेट है उनमें वेरिएशन पाई जाती है। कोई एक बॉटल अगर 22 ग्राम्स की है तो कोई दूसरी बॉटल 30 ग्राम्स की है, तो इस तरह की वेरिएशन पाई जाती है उसमें।
over a long period the standard deviation has been 15.2 grams. जब एक लॉन्ग पीरियड के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन उस डाटा से कंप्यूट किया गया तो वो उस पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15.2 ग्राम्स के इक्वल था. अ न्यू मशीन इज इंट्रोड्यूस, एक न्यू मशीन इंट्रोड्यूस की गई एंड द नेट वेट इन ग्राम्स इज रेंडमली सिलेक्टेड. बॉटल्स ऑल ऑफ द सेम नॉमिनल वेट आर, और जो आप लोगों की जो रेंडमली सिलेक्टेड बॉटल्स की गई उस न्यू मशीन के बाद जो पैकिंग की बॉटल्स थी उस न्यू मशीन ने, वहाँ से आप लोगों की एक सैंपल सेलेक्ट किया गया उन बॉटल्स का, जो कि सैंपल ये कुछ डाटा बता रहा है 987, यानी ये उन बॉटल्स का नेट वेट है 987 ग्राम्स, 966 ग्राम, 955 ग्राम, यानी आप देख सकते हो कि कितनी वेरिएशन है इनमें. वुड यू रिपोर्ट टू द मैनेजर, अब आप लोगों ने रिपोर्ट करना है मैनेजर को दैट द न्यू मशीन हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस, कि आप लोगों ने बताना है कि न्यू मशीन की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, क्योंकि ओल्ड मशीन का जो उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था वो 15.2 ग्राम्स के इक्वल था, और यहाँ पर न्यू मशीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी वेरिएशन कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मशीन. तो आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, इफेक्टिवनेस चेक करनी है. तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने अपना हाइपोथेसिस क्या बनाना होगा. वी हैव टू डिसाइड बिटवीन दी हाइपोथेसिस. अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है हाइपोथेसिस को. सिग्मा इज इक्वल्स टू 15.2 ग्राम्स, यानी पहला जो सिग्मा था वो आपके पास क्या था 15.2 ग्राम्स, और दूसरा सिग्मा क्या था, सिग्मा इज लेस देन 15.2 ग्राम्स. द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ बिन रिड्यूस्ड, यानी अब आप लोगों को ने ये चीज़ बतानी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रिड्यूस हो गया है, तभी तो आप लोगों का जो है न्यू मशीन वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जिस मशीन की वेरिएशन कम होगी तो उस मशीन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी. तो हमने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा लेस देन 15.2 का हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया. इस तरह से आप लोग सेंस बनाकर हाइपोथेसिस लिखा करते हैं. ठीक है, इट मीन्स क्या इसका मतलब है कि आप लोगों ने हाइपोथेसिस क्या बनाना है, हम लोगों ने गुड परफॉर्मेंस का हाइपोथेसिस बनाना है, और जिस मशीन की न्यू मशीन की अगर वेरिएशन कम है यही चीज़ हमने मैनेजर को रिपोर्ट करनी है. तो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिड्यूस हो गया, यानी ये जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रीवियस स्टैंडर्ड डेविएशन से रिड्यूस हो गया है. तो इस वजह से इसको आप लोग लिख रहे हो सिग्मा लेस देन 15.2. अब आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है. अल्फा लिखना है 0.05, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर. ठीक है, ये हाइपोथेसिस है काई स्क्वायर का, टेस्ट स्टैटिस्टिक है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का. आप लोगों ने याद करना है. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हो चुके होंगे, तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतने आप लोगों को ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे. तो काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर, ये आप लोगों ने लिख लिया. देन आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, यानी एन एस स्क्वायर, ये जो आपका डाटा गिवन है इसे आप लोगों ने कैलकुलेटर पर टाइप करके डायरेक्ट एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है. सिग्मा नॉट स्क्वायर क्या है हमारे पास 15.2, एन आपके पास है ये क्या है, ये काउंट कर लेना है आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास एन है. तो आप लोगों ने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक में वैल्यू लिखनी है, और उसके बाद काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेनी जो कि 4.81 के इक्वल आई है. देन हमारा काम क्या होता है, क्रिटिकल रीजन में हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि अपने नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं या रिजेक्ट करने जा रहे हैं. तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 15.2. इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, ये किस बेस पे करेंगे, अपने क्रिटिकल रीजन की बेस पे. क्रिटिकल रीजन आपके काई स्क्वायर का क्या होगा, काई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर 0.05 एंड 9. इसका मतलब क्या है कि आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो लेस देन में था, तो जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वही हम लोग उसके क्रिटिकल रीजन में डिसाइड करते हैं. ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्रिटिकल रीजन, ये देखें काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 0.05 और 9. 0.05 क्या आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा, और 9 क्या है 10-1 यानी n-1 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब आप लोगों ने क्या करना है, टेबल में वैल्यू देखनी है काई स्क्वायर की जो कि 3.32 के इक्वल है. चलें टेबल में भी देख लेते हैं हम लोग कैसे वैल्यूज को देखते हैं. टेबल भी आपकी बुक में गिवन होगा. ठीक है, ये टेबल आप लोगों की बुक में गिवन है, ये देखें. ओके, हम लोगों ने क्या करना है, काई स्क्वायर की 0.05 में वैल्यू देखनी है. नजर आ रहा है आप लोगों को 0.05 ये है.
आपकी बुक का पेज नंबर है 176, जिसमें काई स्क्वायर का टेबल दिया गया है। 0.05 वैल्यू है और 9 यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका क्या है 9। तो ये आप लोगों ने देखा, आपको नज़र आ रही होगी वैल्यू 3.32। ठीक है, इस तरह से टेबल वैल्यू हम लोगों ने कोरोस्पोंडिंगली मैच करके आंसर निकाल लिया। टेबल वैल्यू भी आप लोगों के पास आ गई काई स्क्वायर की, वो क्या है 3.32 और कैलकुलेटेड ओके। तो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 4.81 के इक्वल है। टेबल वैल्यू आपकी 3.32 के इक्वल है। कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल रीजन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लेस देन होना चाहिए। तो 4.81 लेस देन नहीं है 3.32 से, क्योंकि ये ग्रेटर है। इट मीन्स आप लोगों ने क्या करना है, अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, इट मीन्स सिग्मा इज इक्वल्स टू 15.2, यानी जो न्यू मशीन का सिग्मा है वो पुराने मशीन के सिग्मा के इक्वल आ गया है। इट मीन्स देर इज नो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू मशीन, वो पुरानी मशीन की तरह की परफॉर्मेंस दे रही है हमें। सो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वी देयरफॉर कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15.2 ग्राम्स एंड हेंस वी वुड नॉट रिपोर्ट टू द मैनेजर दैट द न्यू मशीन हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस। तो हम लोग इस बेस पे मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि न्यू मशीन जो है वो बेटर परफॉर्मेंस रखती है। सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने काई स्क्वायर में सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग क्यों करनी होती है और उसका पर्पस क्या होता है, या वेरिएंस की टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। इस क्वेश्चन से भी आपको अंदाजा हो गया होगा। सो जब हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द सिंगल वेरिएंस करनी है, फॉर द सिंगल स्पेसिफाइड वेरिएंस, तो आप लोग सिग्मा तो आप लोगों ने क्या करनी है, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। देन आते हैं आप लोगों का सेकंड टेस्ट जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको आप लोगों को कर्ल पियर्सन अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है। ये आपकी बुक का 187 पेज नंबर है। ये टेस्ट नंबर 2 है काई स्क्वायर का। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात वो ये है कि आप लोगों के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। शायद आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मल्टीनोमियल एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस होते हैं। तो एक से ज़्यादा यानी के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस की जब हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो सिंपल आप लोगों को प्रोसीजर बताया जाए और इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं, आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा जस्ट क्वेश्चन है और उनके न्यूमेरिकल हैं। तो देखते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या होते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। आपका एक क्वेश्चन है 191 पेज नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर आपकी 17.1। पहले इसकी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है इसकी, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पीज, Mendel observed 315 round and yellow, 108 round and green, 101 angular and yellow, and 32 angular and green seeds from the plants. But his theory of heredity called for a 9:3:1. Using a 5% and a 1% significance level, do the data support the theory. डाटा जो है वो सपोर्ट करता है थ्योरी को। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या है पीज मटर जो होते हैं उनकी जो सीड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स जो हैं उनकी जो उनको मिला के जो न्यू सीड्स बनाए जाते हैं या जेनेटिक एक्सपीरियंस किया जाता है। आपको पता है न्यू पौधे जनरेट बनाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कलरफुल जो हैं वो पीस सिलेक्ट किए, जैसे मेंडल ऑब्जर्व 315 राउंड एंड येलो एंड 108 राउंड एंड ग्रीन, 101 एंगुलर एंड येलो एंड 32 एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड हिज थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कार्ड फॉर अ, और उसने एक थ्योरी बनाई अपनी हेरिडिटी की, जिसमें जो है वो रेशो जो थी आपके हर मतलब कलर्ड वाइज जो क्रॉस किया गया उनकी हेरिडिटी क्या थी, 9:3:3:1। ठीक है,
अब उन्होंने क्या कहा, इस रेशो के अकॉर्डिंग आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है और बताना है कि आपका जो डाटा है वो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है जो उसने बनाई हुई है। तो वो हमारे पास ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या स्टेट कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने बताया कि जब एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन या आपकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं तो उनके हम लोग मल्टीनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसको कहा जाता है। तो उस मल्टीनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की उन प्रोबेबिलिटीज़ की इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट रखते हैं जिसको काई स्क्वायर कहा जाता है, जिसको काई स्क्वायर पे बेस किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने काम क्या करना है, जो आप लोगों को रेशो दी जाएगी, ठीक है, 9:3:1, तो अगर आप इसको ऐड करते हो, ये देखें 9:3:1, तो आप इसको ऐड कर लें। 9 3 क्या हो गया आप लोगों के पास, 9 1 10 10 3 13 13 3 आप लोगों के पास 16 हो गया। तो टोटल आप लोगों के पास क्या है, 16। तो अब आप लोगों ने इस रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो अपने हाइपोथेसिस को बनाना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, H नोट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्रोपोर्शन 1 जो है, यानी पहला जो आपके कलर्ड वाइज जो हेरिडिटी है उस थ्योरी की, वो हमारे पास क्या बता रही है, वो रेशो बता रही है 9/16। दूसरी प्रोपोर्शन हमें बता रही है 3/16। थर्ड प्रोपोर्शन हमें बता रही है 3/16 एंड फोर्थ प्रोपोर्शन हमें बता रही है 1/16। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखना है। फिर उसके बाद हमने ये हाइपोथेसिस क्यों बनाना होता है, बेसिकली हमने इसकी इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी को बस चेक करना होता है। यही सेम आपका हाइपोथेसिस बनेगा हर क्वेश्चन में। तो अब आप लोगों का जो सेकंड हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस बनेगा वो नॉट इक्वल का बन जाएगा। ठीक है, आपने हर इक्वलिटी की जगह पर नॉट इक्वल लिख देना है। सो ऑन P4 इज नॉट इक्वल्स टू 1/16। तो अब आप लोगों का अल्फा क्या है, 0.05 के लिए भी आपने एक टेस्ट करना है, 0.01 के लिए भी एक टेस्ट करना है, यानी यहाँ पर 2 टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक आपका क्या होगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक आप लोगों का जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके सेकंड टेस्ट स्टेटिस्टिक बनता है, जिसमें आप लोग मल्टीनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोपोर्शंस की इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी को चेक करते हो। 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शंस होते हैं जब, तो आप लोग अब क्या करोगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक बनाओगे जिसमें आप लोगों ने लिखना है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन। ये समेशन ज़रा लॉन्ग होगा, आप लोगों का बड़ा वाला समेशन होगा। इसका रीज़न क्या होगा, 1 से लेके 4 तक के प्रोपोर्शन है, तो आप लोगों ने होल लिखना है, फिर बड़ी ब्रैकेट लगानी है। न्यूमरेटर में आप लोगों ने लिखना होगा NI माइनस NIP0 का होल स्क्वायर, डिवाइड कर देना होगा इसको NPI0 से। ठीक है, इस तरह से ये आप लोगों का होल जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो होगा वो काई स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इस फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, वो भी देख लेते हैं। अब हम लोगों ने सिंपल एक काम करना होगा, कैलकुलेशन में जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन में जाना होगा आप लोगों ने। ठीक है, कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होगा कि जितनी आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं उसको एक नाम देना होगा सबसे पहले कॉलम का, जिसको आप दोगे सेल। ठीक है, आप लोगों के पास 4 आपकी प्रोपोर्शंस हैं, तो सेल यानी 1 2 3 4 सेल लिखना होगा आपने। फिर सेकंड आपका कॉलम एक बनेगा जिसमें आपने NI लिखना होगा। ठीक है, और इस NI में आप लोगों ने तादाद लिखनी है आपके हर कैटेगरी की, क्योंकि एक आप लोगों के सेल का मतलब है 4 कैटेगरीज है जिनकी 4 प्रोपोर्शंस दी गई हैं। तो 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप लोगों की ये देखें 4 कैटेगरीज आप लोगों के पास कौन कौन सी है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल के भी बता दूँ। अगर आप चाहें तो आपके पास टाइम हो तो इन 4 कैटेगरीज के सेल के आगे नाम भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट आपकी कैटेगरी थी क्रॉसिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पीस, 2 पीस की जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट राउंड पीस का और येलो पीस का किया गया, जिसकी तादाद क्या थी 315। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख देना है पहली 315, यानी राउंड और येलो पीस जो हैं जिनका एक्सपेरिमेंट किया गया जेनेटिक, वो 315 पीस थे। देन आपके पास सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो राउंड एंड ग्रीन पीस का किया गया, यानी राउंड शेप के जो पीस थे और जो ग्रीन यानी ग्रीन कलर के मटर थे उनका आपस में एक्सपेरिमेंट किया गया, क्रॉस एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो वो आपके पास क्या था 108 आपकी तादाद थी। फिर उसके बाद थर्ड आपके पास थे एंगुलर एंड येलो, और उनकी तादाद थी आप लोगों के पास 101। फोर्थ वन आप लोगों के पास थे, ये देखें लिखा हुआ है फोर्थ वन 32
एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स, जो कि एंगुलर शेप के थे, ठीक है, एंगुलर आप लोगों को पता ही होगा, और ग्रीन सीड्स थे, तो उसकी आप लोगों की तादाद क्या थी, 32, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पहले तो कैटेगरीज लिखने, यानी कितने कैटेगरीज की प्रोपोर्शंस की इक्वलिटी हम चेक कर रहे हैं, चूँकि 4 कैटेगरीज थी जिनकी प्रोपोर्शंस हमें दी गई थी हाइपोथेसिस में, ये देखें, और 1 2 3 4 जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है, या जिनकी 4 वैल्यूज़ की रेशो दी गई थी 9:3:3:1 के साथ थे। तो हम लोगों ने 4 कैटेगरीज लिखी और उनकी आगे NI यानी तादाद लिख दी। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम आप लोग बनाओगे, जिसमें आप लोगों ने लिखना होगा NPI नोट, ठीक है, NPI नोट। और NPI नोट में आप लोगों ने क्या काम करना होगा, PI नोट बेसिकली आप लोगों का जो आपकी प्रोबेबिलिटीज है, बल्कि PI नोट का एक कॉलम बना लें, क्योंकि आप लोगों ने PI नोट अभी निकाला नहीं है। तो PI नोट आप लोगों के पास क्या है, यानी आपके जो हाइपोथेसिस में जो आप लोगों को दिए गए हैं प्रोपोर्शंस, यानी 9/16, 3/16, 3/16, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इनकी वैल्यूज लिख दो। फर्स्ट कैटेगरी की जो प्रोपोर्शन आपको दी गई है P नोट से उसको शो किया जाता है, तो वो आपके पास क्या है 9/16। सेकेंड कैटेगरी की आपकी प्रोपोर्शन 3/16 के इक्वल है। थर्ड कैटेगरी की आपकी प्रोपोर्शन B 3/16 के इक्वल है। फोर्थ कैटेगरी की आपकी प्रोपोर्शन 1/16 के इक्वल है। तो आप लोग इसको टोटल करोगे तो ये टोटल प्रोपोर्शन जो है 16/16 हो जाएंगी, जो कि 1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर प्रोबेबिलिटीज़ का बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट काम पे आएंगे, नेक्स्ट कॉलम हम लोगों ने बनाना होगा NIPI नोट का कॉलम हम लोगों ने बनाना होगा। NIPI नोट का कॉलम कैसे बनाएंगे, आप लोग सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंगली हर जो आपकी NI है उसको PI नोट से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में आप लोगों ने आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैं कैलकुलेट करके आंसर बताती हूँ। 315 क्रॉस 9/16 दैट इज इक्वल्स टू 177.18, ठीक है। सॉरी, आप लोगों ने NIPI नोट नहीं बनाना है कॉलम, ये आप लोगों का नेक्स्ट उसमें बनेगा। पहला कॉलम आप लोग बना जो कि डिनोमिनेटर में आप लोगों को रिक्वायर्ड है NPI नोट। NPI नोट का कॉलम आप लोगों के पास क्या, मैं आपको बताती चलूँ, यानी इन तमाम NIs को ऐड कर दो। पहला काम आप लोग करो, पहले इस तमाम कैटेगरीज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड कर दो। 315 प्लस 108 प्लस 101 प्लस 32, इनको ऐड करके आपके पास आंसर आया है 556। देखें, इसको आप लोग n का नेम दे सकते हो, या समेशन NIN के इक्वल है। तो ये आपके पास किसके आंसर आया, इसका 556 के इक्वल आंसर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, NPI नोट करना है। NPI नोट का मतलब क्या है, ये जो टोटल n निकाला हुआ है जिसको हमने n कहा है, ये टोटल n, इस n को हर एक प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में आंसर लिख दो। तो अब आप लोग क्या करो, 556 जो हमने आंसर निकाला है इसको पहली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, जो कि 9/16 के इक्वल है, और आंसर आप लोगों के पास क्या आ रहा है 312.75, ये देखो, ठीक है, 312.75। सेकेंड काम क्या है, फिर 556 लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड प्रोबेबिलिटी 3/16 से। तो 3/16 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आप लोगों के पास 104.25, ठीक है। तो अब लिख दो 104.25। थर्ड आपके पास प्रोबेबिलिटी है, इसका आंसर क्या आएगा 104.25, क्योंकि 3/16 सेम आंसर आएगा, और लास्ट पे 34.75। तो इन तमाम NPI नोट की प्रोबेबिलिटीज़ को जब ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आप लोग देख सकते हो 556 के इक्वल ही आएगा, और हमेशा 556 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। याद रखें, NPI नोट जो आप लोगों ने निकालना है बेसिकली उसका आंसर भी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्लू है जो आपने याद रखना है। जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसीज होंगी, जब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटीज़ के साथ लिख करोगे तो आपका आंसर 556 ही आएगा। थर्ड कॉलम आपने क्या बनाना है, तो थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम आप लोगों ने बनाना होगा, सॉरी 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में आप लोगों ने क्या करना है, NI माइनस NPI नॉट, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ये काम क्या करना है आप लोगों ने, इस NI के कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देना है इस NPI नोट के कॉलम के साथ, सब्ट्रैक्ट करके इसका स्क्वायर लेते जाएं, ठीक है। तो कर लें,
सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं कैलकुलेटर में, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करें और लिखें 315 माइनस देन आपकी NPI नोट जो आपकी पहली वैल्यू है वो किसके इक्वल है 312.75 के। तो टाइप करें 312.75, टाइप कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये देखें क्लोज करने के बाद इसका स्क्वायर ले लें। ये देखें स्क्वायर लेने के बाद M+ के बटन को आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस किया, M+ के बटन को जब प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.0625, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना। इसी तरह बाकी सारा काम करोगे आप लोग, बाकी भी वैल्यूज़ 108 में से 104.25 को सपरेट करके इसका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.0625 एंड नेक्स्ट आपके पास 10.5625 और 7.5625 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने आंसर लिखने के बाद एक और काम करना होगा जो कि नेक्स्ट कॉलम में करोगे, जो कि लास्ट कॉलम बनेगा आपके काई स्क्वायर का, ठीक है। और ये देखें इस कॉलम का काम क्या होगा कि अब आपने इस कॉलम को, ये जो आपने कॉलम बनाया है स्क्वायर का, आपने NPI नोट के कॉलम से डिवाइड कर देना है। यानी अब आपका क्या काई स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, जिसमें क्या होता है आपके पास, आप लोगों ने ऊपर कॉलम में जो हेडिंग देनी है वो क्या देनी है, NI माइनस NPI नॉट का होल स्क्वायर ओवर NPI नॉट। यानी अब हर इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड कर दो कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है। NI माइनस ये जो सब्ट्रैक्शन का कॉलम बनाया है स्क्वायर का, इसको इसके साथ डिवाइड करते जाओ। तो डिवाइड करोगे आपकी पहली वैल्यू आएगी 0.016, देन आपकी वैल्यू आएगी 0.135, देन 0.101, 0.218 और जब ये तमाम वैल्यूज को ऐड कर लोगे तो लास्ट पे आपने लिखना है काई स्क्वायर जस्ट, ठीक है। कॉलम के लास्ट पे लिखोगे काई स्क्वायर और इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके लिख दोगे जो कि किसके इक्वल होगी 0.470 के इक्वल होगी। इस तरह से आप लोगों ने काई स्क्वायर के मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो आंसर निकालना होता है काई स्क्वायर का। जब आप लोगों ने आंसर निकाल लिया कैलकुलेशन में काई स्क्वायर का, अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आप लोग कैसे निकालते हो, क्रिटिकल रीजन में सिंपल आप लोगों ने, चूँकि ये आप लोगों के पास क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें एक ही आपके पास क्रिटिकल रीजन होगा, लिखोगे काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर अल्फा n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 यानी k-1 n यहाँ पर आप लोगों ने दूसरे वर्ड में यूज़ किया तो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k-1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू 0.470 के इक्वल आई है और काई स्क्वायर 0.05 के आपके पास, यानी कितने सेल्स थे 1 2 3 4 4 सेल्स थे, तो 4 - 1 आपके पास हो जाएगा 3 के इक्वल, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब 0.05 को 3 में जब वैल्यू देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.82, ठीक है। आप की टेबल से इसको वैल्यू को देखते हैं, 0.05 को आपने देखना है 3 में, जब 3 में देखा तो आपकी वैल्यू आई 7.82, ठीक है। तो 7.82 लिखा आंसर आप लोगों ने और आपका काई स्क्वायर की वैल्यू 4.760 थी जो कि ग्रेटर देन नहीं थी 7.82 से। इसका मतलब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करती है। तो आपने कंक्लूड क्या कर लेना है, देन आप लोगों ने कंक्लूड करना है एक्सेप्ट H0, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P4, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। सो ये आप लोगों के हो गया काई स्क्वायर का क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने 2 टेस्ट किए। एक टेस्ट आपका स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टेस्टिंग थी काई स्क्वायर की, दूसरा आप लोगों ने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काई स्क्वायर की, जिसमें आप लोगों ने 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ की इक्वलिटी को जब हमने चेक करना होता है तो हम लोगों ने किया। तो आप लोगों ने बाकी एग्जाम्पल अपनी बुक से फॉलो करते हुए सेम इसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मैं आपको बताती चलूँ
जो हम लोगों ने ये काम कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है पियर्सन्स chi-square गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली एक बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है गुडनेस ऑफ फिट का, जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी जो पॉपुलेशन या जो हमारे सैम्पल डाटा है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये हमने जिस पॉपुलेशन से सैम्पल लिया है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। आइदर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड chi-square है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, या किस क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी इस सैंपल का ताल्लुक है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पियर्सन्स chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं द पॉपुलेशन हैज़ अ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता तो हम लोग लिखते हैं द पॉपुलेशन हैज़ अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और देन आप लोगों का सेकंड अल्टरनेटिव होता है द पॉपुलेशन डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉपुलेशन जो सैम्पल डाटा है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट करता है या नहीं करता है। इसका फॉर्मूला सेम वही होता है, chi-square इज इक्वल टू समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर ओवर EI। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी एक नंबर ऑफ मतलब डाटा दिया जाता है जिसमें कैटेगरीज दी जाती हैं। जैसे आप लोगों का ये क्वेश्चन था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। सेल आपको दिए गए थे, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया जाता है, कुछ आप लोगों को डाटा दिया जाता है, ये कैटेगरीज दी जाती हैं, उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं। आप लोगों ने क्या करनी होती है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, एक्सपेक्टेड निकालनी होती है, दोनों को सेपरेट करके स्क्वायर करके उसी तरह से एक्सपेक्टेड जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हो और chi-square का आंसर निकाल के सेम उसी तरह से आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन जो ग्रेटर का साइन होता है उससे आप लोगों ने कंपैरिजन करना होता है, तो आप लोगों का आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने किया तो आप लोग देखो कंक्लूजन क्या आया, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन वी देयरफॉर आर अनएबल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। हम लोग अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी मे एक्सेप्ट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेटेड द फिट ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट, यानी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन इस पे बाइनोमियल फिट की गई है वो गुडनेस ऑफ फिट है। तो ये आप लोगों के गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका सिलेबस आप लोगों ने तैयारी करनी है, बहुत ही आप लोगों को जो है वो मैंने अच्छे वे में ये आप लोगों का सिलेबस कवर करवाया है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं चाहती थी कि आप लोगों को 2-3 और टॉपिक करवा दूँ, बट ड्यू टू आप लोगों का टाइम कम है तो मैं किसी जूम लेक्चर में आप लोगों को बाकी जो आपके टॉपिक रह गए हैं वो करवा दूँगी। बट जितना आपने काम किया है क्लास, अगर आप इसी की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके पेपर में जाते हो कि आपका हाइपोथेसिस गलत ना हो, जो आप लोगों ने बनाया क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करके हाइपोथेसिस बनाया जाए, टेस्ट स्टैटिस्टिक गलत ना हो, किस केस के लिए कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ किया जा रहा है, जी यूज़ करना है, टी यूज़ करना है, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, तो आप लोग पेपर में इस सिलेबस को भी तैयार करके पूरे नंबर गेन कर सकते हो। ये मेरी आपको श्योरिटी है, ठीक है। तो अच्छी तरह से तैयारी करो, जितने भी आपको टेस्ट करवाए गए हैं, जितनी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन करवाए गए, सब की प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़। मिलते हैं, सॉरी आप तो नहीं, आपको नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी। तो बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।